गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू CSIR बायोलॉजी क्लासेस। आज जो हम लोग स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे tRNA के बारे में, मतलब ट्रांसफ़र आरएनए के बारे में। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था राइबोसोम के बारे में। उससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था? उससे पहले देखा था हम लोगों ने mRNA के बारे में। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन होने के लिए क्या क्या चाहिए। ट्रांसलेशन होने के लिए हम लोग बोलेंगे 4 कंपोनेंट्स चाहिए। पहला mRNA, दूसरा राइबोसोम, तीसरा tRNA और चौथा एमिनो एसाइल tRNA सिंथेटेज। तो mRNA में हम लोगों ने क्या देखा था? mRNA में हम लोगों ने देखा था कि जो प्रोकैरियोटिक mRNA होता है ना, वो प्रोकैरियोटिक mRNA में जो स्टार्ट कोडोन होता है उससे 7 to 10 न्यूक्लियोटाइड पहले क्या होता है, हम लोग बोलेंगे कुछ खास सीक्वेंस मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइन डाल कार्नो सीक्वेंस। ठीक है, तो ये साइन डाल कार्नो सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस हम लोग बोलेंगे पॉलीप्यूरिन रिच होता है। और इस सीक्वेंस का काम क्या चीज़ है? इनिशिएशन कराना ट्रांसलेशन में इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। ठीक है ना। और यूकैरियोट्स को देखेंगे तो यूकैरियोट्स में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ये जो स्टार्ट कोडोन यूकैरियोटिक, अगर mRNA को देखेंगे तो यूकैरियोटिक mRNA में जो स्टार्ट कोडोन होता है वो स्टार्ट कोडोन के दोनों तरफ, या हम लोग बोलेंगे एडजेसेंट, क्या मिलता है? कुछ खास स्पेसिफिक हम लोग बोलेंगे सीक्वेंस मिलता है। इस स्पेसिफिक सीक्वेंस अलोंग विद स्टार्ट कोडोन को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं? कोजैक सीक्वेंस। ठीक है, ये यूकैरियोटिक mRNA में मिलता है। और ये जो कोजैक सीक्वेंस है ना, ये कोजैक सीक्वेंस हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल्स में क्या कराता है? ट्रांसलेशन को इनिशिएट कराता है। वो कैसे कराते हैं हम लोग मैकेनिज्म में देखेंगे। ठीक है, तो ये था पहला कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट क्या था? राइबोसोम। राइबोसोम को अगर हम लोग देखेंगे तो राइबोसोम हम लोग बोलेंगे वैसा राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स होता है जिसके पास आरएनए और प्रोटीन होता है। ठीक है, और अगर हम लोग प्रोकैरियोट्स को देखेंगे या यूकैरियोट्स को देखेंगे तो राइबोसोम का मेन काम क्या चीज़ है? प्रोटीन को सिंथेसिस कराना या ट्रांसलेशन में हेल्प करना। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में हम लोग बोलेंगे 70s राइबोसोम मिलता है। यूकैरियोटिक राइबोसोम में हम लोग बोलेंगे 80s राइबोसोम मिलता है। 70s राइबोसोम जो होता है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, वो दो सब यूनिट्स का बना हुआ होता है, स्मॉलर सब यूनिट एंड हम लोग बोलेंगे लार्जर सब यूनिट। स्मॉलर सब यूनिट रहे चाहे लार्जर सब यूनिट रहे, क्योंकि ये क्या चीज़ है? राइबोसोम का सब यूनिट है, इसीलिए क्या चीज़ का बना होगा? आरएनए प्लस प्रोटीन का बना हुआ होगा। तो स्मॉलर सब यूनिट जो होता है वो 16s आरएनए प्रोटीन का बनता है। लार्जर सब यूनिट क्या होता है? हम लोग बोलेंगे 23s आरएनए, 5s आरएनए और प्रोटीन्स का बनता है। ठीक है, तो ये जो सब यूनिट्स है स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट्स, ये हम लोग बोलेंगे अलग अलग स्टेट में रहेगा, मतलब ये जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। कब? जब ट्रांसलेशन नहीं हो रहा होता है तब। लेकिन ड्यूरिंग ट्रांसलेशन हम लोग बोलेंगे ये दोनों सब यूनिट्स क्या हो जाता है? जुड़ जाता है, तब जाके क्या बनता है? हम लोग बोलेंगे 70s राइबोसोम बनता है। सिमिलरली यूकैरियोटिक अगर राइबोसोम को देखेंगे तो उसमें 80s राइबोसोम होता है। और 80s राइबोसोम में हम लोग बोलेंगे दो सब यूनिट्स होता है, एक स्मॉलर एक लार्जर। स्मॉलर सब यूनिट रहे चाहे लार्जर सब यूनिट रहे, ये राइबोसोम है, मतलब ये आरएनए प्लस प्रोटीन का बना हुआ है। ठीक है, स्मॉलर सब यूनिट में 18s आरएनए प्रोटीन्स रहता है और हम लोग बोलेंगे लार्जर सब यूनिट में 28s आरएनए, 5s आरएनए, 5.8s आरएनए और क्या होता है? प्रोटीन्स होता है। ठीक है, उसके बाद देखो ड्यूरिंग ट्रांसलेशन के टाइम पे हम लोग बोलेंगे ये दोनों राइबोसोमल जो सब यूनिट होता है वो क्या होता है? हम लोग बोलेंगे दूसरे के साथ जुड़ता है, इस चीज़ को याद रखना, और 80s राइबोसोम बनता है। ठीक है, जब तक ट्रांसलेशन नहीं हो रहा तब तक ये राइबोसोम का जो सब यूनिट्स है ना वो अलग अलग होता है, लेकिन ट्रांसलेशन के टाइम पे सब यूनिट्स जुड़ जाता है। तो हम लोगों ने देखा था लास्ट लेक्चर पे। और हम लोगों ने क्या देखा था लास्ट लेक्चर पे? हम लोगों ने देखा था कि राइबोसोम के पास टीआरएनए बाइंडिंग साइट्स होता है। तो कितना कितना बाइंडिंग साइट्स होता है टीआरएनए को बाइंड करने के लिए? तो हम लोग बोलेंगे 3 बाइंडिंग साइट्स होता है। एक को बोलेंगे ए साइट, पी साइट और ई साइट। ठीक है, डायग्राम से समझेंगे तो ये ए साइट हो गया, ये पी साइट हो गया और ये क्या हम लोग बोलेंगे? ई साइट हो गया। चाहे कोई सा भी राइबोसोम रहे, चाहे यूकैरियोटिक राइबोसोम रहे चाहे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम रहे, दोनों राइबोसोम में हम लोग बोलेंगे ए साइट, पी साइट और ई साइट मिलेगा। ए साइट का फुल फॉर्म क्या होता है? ए साइट का फुल फॉर्म होता है हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड टीआरएनए बाइंडिंग साइट। ठीक है, और ए साइट से हम ए साइट में क्या होता है? हम लोग बोलेंगे ए साइट में हम लोग बोलेंगे कोई स्पेसिफिक चार्ज टीआरएनए क्या होता है? इंटर करता है। ठीक है, ए साइट में। ठीक है ना। पी साइट फिर क्या हो गया? पी साइट हम लोग बोलेंगे स्टैंड्स फॉर पेप्टिडाइल टीआरएनए बाइंडिंग साइट। ठीक है, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स अमंग एमिनो एसिड्स। मतलब पी साइट्स का फुल फॉर्म होता है पेप्टिडाइल टीआरएनए बाइंडिंग साइट। और पी साइट में ही हम लोग बोलेंगे क्या होगा? पेप्टाइड बॉन्ड्स बनेगा एमिनो एसिड्स के बीच में और एसाइल लिंकेज टूटेगा, ये हम लोग देखेंगे आगे। और थर्ड क्या होता है? ई साइट। ई साइट में ई साइट को हम लोग क्या बोलते हैं? एग्जिट साइट। एग्जिट साइट में क्या होगा? हम लोग बोलेंगे
जो अनचार्ज्ड टीआरएनए होता है वो ई साइट में चला जाता है और अल्टीमेटली वो हम लोग बोलेंगे फिर से राइबोसोम से बाहर निकल के सेल के साइटोप्लाज्म में चला जाता है। ये कैसा होता है ये हम लोग मैकेनिज्म के टाइम पे देखेंगे, ठीक है। अभी बस इतना दिमाग में रखना है। अब देखिए, आज जो थर्ड जो कंपोनेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, ठीक है, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। हम लोग उतना ही कॉन्सेप्ट देखेंगे टीआरएनए के बारे में जितना हम लोगों को काम है ट्रांसलेशन के लिए, ठीक है। तो देखो, टीआरएनए होता क्या है, तो हम लोग बोलेंगे टीआरएनए एक वैसा आरएनए होता है। टीआरएनए एक वैसा आरएनए होता है जिसका मेन काम क्या चीज़ होता है कि एमिनो एसिड्स को कहाँ से कहाँ लाना, हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म से पकड़ के या ट्रांसपोर्ट करके राइबोसोम्स तक पहुँचाना। तभी राइबोसोम क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन्स को बना पाएगा। देखो, बताने का मतलब क्या हो गया कि हम लोग बोलेंगे जो टीआरएनए है ना, टीआरएनए कहाँ पर प्रेजेंट है, तो हम लोग बोलेंगे टीआरएनए सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। चाहे वो यूकैरियोटिक सेल्स रहे, चाहे वो हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स रहे, ठीक है। और ये टीआरएनए क्या का काम क्या चीज़ है, टीआरएनए का काम क्या चीज़ है कि जो एमिनो एसिड जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, उस एमिनो एसिड को ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। ट्रांसपोर्ट करने के बाद हम लोग बोलेंगे ये कहाँ तक लाएगा, टीआरएनए इस एमिनो एसिड को राइबोसोम तक लाएगा, ठीक है। तब राइबोसोम फिर क्या करेगा, एमिनो एसिड्स को क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू जोड़ता चला जाएगा और क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा। तो बताने का मतलब ये हो गया कि टीआरएनए का मेन काम क्या चीज़ है, टीआरएनए का मेन काम क्या चीज़ है कि ये क्या करता है, एमिनो एसिड को पकड़ता है और क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ तक पहुँचाता है, राइबोसोम तक पहुँचाता है, ताकि राइबोसोम क्या कर सके, एमिनो एसिड्स को जोड़ सके पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू और प्रोटीन्स का फॉर्मेशन कर सके, ठीक है। तो टीआरएनए का काम यही है। और टीआरएनए का डेफिनेशन क्या हो गया कि टीआरएनए एक वैसा मॉलिक्यूल होता है जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में मिलता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक रहे चाहे वो यूकैरियोटिक सेल्स रहे, जिसका मेन काम क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड को पकड़कर कहाँ तक पहुँचाना, राइबोसोम तक पहुँचाना, ट्रांसपोर्ट करना, ताकि राइबोसोम प्रोटीन बना सके। वैसा आरएनए को हम लोग क्या बोलेंगे, या वैसा आरएनए मॉलिक्यूल को हम लोग बोलेंगे टीआरएनए मॉलिक्यूल। इस चीज़ को याद रखिएगा, है ना। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ना, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि टीआरएनए जो होता है ना, टीआरएनए ये सेल के साइटोप्लाज्म में है, चाहे वो प्रोकैरियोट्स रहे चाहे वो यूकैरियोट्स रहे। मान लो ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, मान लो ये सेल है, ठीक है। मान लो ये सेल है, ये सेल का क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे ये सेल का साइटोप्लाज्म है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या, बहुत सारा टीआरएनए, ठीक है। तो यहाँ ये टीआरएनए है, तो यहाँ पर टीआरएनए सेल के साइटोप्लाज्म में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे बहुत सारा क्या होगा, वेरियस टाइप्स ऑफ क्या होगा, एमिनो एसिड्स भी होगा, अलग अलग एमिनो एसिड्स भी होगा, जैसे एमिनो एसिड 1, एमिनो एसिड 2, एमिनो एसिड 3, एमिनो एसिड 4, एमिनो एसिड 5, ये सब, ठीक है। और सेल के साइटोप्लाज्म में हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ होगा, राइबोसोम भी होगा। तो मैं यहाँ पर एक समझने के लिए बना दे रहा हूँ, राइबोसोम भी होगा, ठीक है। सेल के साइटोप्लाज्म में क्या होगा, राइबोसोम भी होगा, ठीक है ना। तो टीआरएनए का काम क्या चीज़ है, एमिनो एसिड को पकड़ के कहाँ तक पहुँचाना, हम लोग बोलेंगे राइबोसोम तक पहुँचाना, ठीक है। और फिर राइबोसोम का काम क्या चीज़ है, एमिनो एसिड्स को जोड़ के प्रोटीन का फॉर्मेशन करना, यही है ना। तो अब देखो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर होता क्या है ना कि ये जो टीआरएनए है, ठीक है, ये टीआरएनए का दो स्टेट होता है। एक को हम लोग बोलते हैं चार्ज्ड टीआरएनए, एक को हम लोग क्या बोलेंगे, चार्ज्ड टीआरएनए, ठीक है ना। और एक को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे अनचार्ज्ड टीआरएनए, ठीक है। तो जब भी कभी हम लोग बोलेंगे टीआरएनए एमिनो एसिड के साथ नहीं जुड़ा हुआ रहता है, तो वैसा टीआरएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, अनचार्ज्ड टीआरएनए। मतलब वो टीआरएनए अभी तक अनचार्ज्ड है, मतलब वो टीआरएनए एमिनो एसिड के साथ नहीं जुड़ा है, ठीक है। तो वैसे टीआरएनए को क्या बोलेंगे, अनचार्ज्ड। लेकिन जैसे हम लोग बोलेंगे टीआरएनए एमिनो एसिड से जुड़ जाता है, या हम लोग बोलेंगे टीआरएनए एमिनो एसिड को एक्सेप्ट कर लेता है और एक्सेप्ट कर लेता है, तब ऐसे टीआरएनए को हम लोग क्या बोलेंगे, चार्ज टीआरएनए। क्या बोलेंगे, चार्ज टीआरएनए। सी मतलब चार्ज टीआरएनए, ठीक है। तो वैसा टीआरएनए अब क्या होगा, जो चार्ज टीआरएनए है वही टीआरएनए क्या होगा, एमिनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करेगा, कहाँ तक पहुँचाएगा, हम लोग बोलेंगे राइबोसोम तक पहुँचाएगा, ठीक है। राइबोसोम तक पहुंचाया एमिनो एसिड को, उसी तरह हम लोग बोलेंगे फिर से टीआरएनए आएगा, दूसरा एमिनो एसिड को पकड़ेगा, पकड़ने के बाद फिर से वो एमिनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाएगा, उसी तरह फिर तीसरा टीआरएनए एमिनो एसिड को पकड़ेगा और कहाँ तक पहुंचाएगा, राइबोसोम तक पहुंचाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके होता चला जाता है और राइबोसोम क्या बनाता चला जाता है, हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड
पेप्टाइड लिंकेज बनाता चला जाता है एमिनो एसिड्स के बीच में, तब जाके हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, तो टीआरएनए का दो स्टेट होता है, हमेशा याद रखिएगा। एक को बोलेंगे अनचार्ज टीआरएनए, वैसा टीआरएनए जो एमिनो एसिड के साथ अभी नहीं जुड़ा है, ठीक है, उसको बोलेंगे अनचार्ज। ठीक है, और दूसरा क्या स्टेट होता है, हम लोग बोलेंगे चार्ज टीआरएनए। चार्ज टीआरएनए का मतलब हो गया कि वैसा टीआरएनए जो एमिनो एसिड के साथ जुड़ चुका है और जिसका मेन काम क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे कहाँ तक पहुँचाना, एमिनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करके कहाँ तक पहुँचाना, राइबोसोम तक पहुँचाना। ठीक है, तो हमेशा दिमाग में रखना, जब भी मैं वर्ड यूज़ करूँगा चार्ज, तो इसका मतलब ये समझिएगा कि टीआरएनए एमिनो एसिड के साथ क्या हो गया है, जुड़ चुका है। कैसे करके जुड़ चुका है, तो हम लोग बोलेंगे एसाइल लिंकेज के थ्रू जुड़ चुका है। तो कैसे करके चार्जिंग होता है टीआरएनए का, ये हम लोग स्टडी करेंगे आगे। ठीक है, अभी बस दिमाग में इतना रखना है। ठीक है ना, तो वही मैंने यहाँ लिखा है कि टीआरएनए अपना फंक्शंस को तभी कर पाएगा जब ये एक्टिवेट होगा। ठीक है, जब ये एक्टिवेट होगा मतलब जब ये चार्ज्ड होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर चार्जिंग कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और अभी बस यहाँ पर इतना जानिए कि टीआरएनए वैसा मॉलिक्यूल होता है जिसका काम क्या चीज़ होता है, एमिनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करना राइबोसोम तक, ताकि राइबोसोम क्या कर सके, प्रोटीन्स बना सके एमिनो एसिड्स को जोड़कर। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने और एक ये लिखा है लाइन कि टीआरएनए इज एन अडेप्टर मॉलिक्यूल बिटवीन द कोडोन्स ऑफ एमआरएनए एंड द एमिनो एसिड। मतलब टीआरएनए क्या होता है ना, हम लोग बोलेंगे टीआरएनए एक एडेप्टर मॉलिक्यूल, एडेप्टर का मतलब होता है लिंकर मॉलिक्यूल। लिंकर का मतलब क्या हो गया कि जो एमआरएनए होगा ना, ठीक है, एमआरएनए में क्या प्रेजेंट होगा, कोडोन्स प्रेजेंट होगा, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होगा। 3 न्यूक्लियोटाइड की सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोन। फिर यहाँ पर ये दूसरा कोडोन होगा, यहाँ पर ये तीसरा कोडोन होगा। ठीक है, तो टीआरएनए क्या करता है, हम लोग बोलेंगे, मान लीजिए टीआरएनए, ठीक है, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ टीआरएनए को, अभी ऐसे करके समझिए ये टीआरएनए। ठीक है, टीआरएनए एक तरफ से हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड को भी कैच करता है, ये हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड को भी पकड़ता है। ठीक है, और दूसरा जो इसका आर्म होता है टीआरएनए, वो आर्म हम लोग बोलेंगे एमआरएनए के कोडोन से हम लोग बोलते हैं मैच करता है। ठीक है, एमआरएनए का ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे कोडोन है। ठीक है, ये टीआरएनए है, ये टीआरएनए एमिनो एसिड को पकड़ा एक आर्म से, दूसरा आर्म से ये क्या किया, हम लोग बोलेंगे जो एमआरएनए का जो कोडोन है उसको क्या किया, रीड किया, या हम लोग बोलेंगे उस मैसेज को रीड किया, या हम लोग बोलेंगे इससे ये कोडोन को क्या किया, रिकॉग्नाइज किया। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये जो टीआरएनए है वो टीआरएनए हम लोग बोलेंगे एक लिंकर का काम किया। लिंकर मतलब एक अडेप्टर मॉलिक्यूल का काम किया। किसके किसके बीच में, हम लोग बोलेंगे कोडोन ऑफ एमआरएनए और हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड के बीच में। ठीक है, ये होना बहुत जरूरी है, कोडोन और यहाँ पर हम लोग बोलेंगे टीआरएनए का एक आर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी कोडोन आर्म, वो क्या होता है, मैचिंग होता है, तभी जाके हम लोग बोलेंगे फर्दर प्रोसेस होता है। तो इस लाइन का मतलब ये हो गया कि टीआरएनए एक लिंकर मॉलिक्यूल होता है बिटवीन दी कोडोन्स एंड दी हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड। ठीक है, मतलब हम लोग बोलेंगे टीआरएनए एमिनो एसिड, और हम लोग एमिनो एसिड को भी ये करता है, एमिनो एसिड, और हम लोग बोलेंगे ये जो एमआरएनए का कोडोन है उसको हम लोग बोलेंगे लिंक कराता है। ठीक है, ये हम लोग बोल सकते हैं कि टीआरएनए क्या करता है, एमआरएनए का जो मैसेज है उसको क्या करता है, डिकोड करता है। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब यही हो गया। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है। मैंने यहाँ पर ये भी लिखा है कि जो टीआरएनए होता है ना वो स्पेसिफिक होता है, और स्पेसिफिक हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड। ठीक है, मतलब एमिनो, अलग अलग एमिनो एसिड्स के लिए हम लोग बोलेंगे अलग अलग टीआरएनए होता है। ठीक है, तो हम लोग अगर प्रोकैरियोट्स को देखेंगे तो प्रोकैरियोट्स में लगभग हम लोग बोलेंगे क्या होता है, 30 से 45 क्या होता है, टीआरएनए प्रेजेंट होता है। और यूकैरियोट्स को देखेंगे तो हम लोग बोलेंगे मोर देन 50 टाइप्स ऑफ क्या प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे टीआरएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, तो बताने का मतलब क्या है कि टीआरएनए, ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है टीआरएनए का, ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये है कि टीआरएनए एक वैसा अडेप्टर मॉलिक्यूल होता है जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में मिलेगा, चाहे वो प्रोकैरियोट्स रहे चाहे वो यूकैरियोट्स रहे, और जिसका मेन काम क्या चीज़ है, एमिनो एसिड को साइटोप्लाज्म से कैच करना, पकड़ना और उसको ट्रांसपोर्ट करना, कहाँ तक, हम लोग बोलेंगे राइबोसोम तक, ताकि राइबोसोम क्या कर सके, एमिनो एसिड्स को जोड़ के क्या बना सके, प्रोटीन बना सके, बस। और ये टीआरएनए का दो स्टेट होता है, एक हम लोग बोलेंगे अनचार्ज टीआरएनए, एक दूसरा को बोलेंगे चार्ज टीआरएनए। अनचार्ज टीआरएनए वैसा टीआरएनए होता है जो कि हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड से नहीं जुड़ा है, तब इसको बोलेंगे अनचार्ज। ठीक है, और ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प नहीं करेगा। और वैसा टीआरएनए जो एमिनो एसिड के साथ जुड़ गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चार्ज टीआरएनए। ठीक है, और ये चार्ज ही टीआरएनए हम लोग बोलेंगे प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा, और ये चार्ज टीआरएनए एमिनो एसिड को क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे सेल के साइटोप्लाज्म से राइबोसोम तक पहुंचाएगा, ताकि राइबोसोम एमिनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड्स बना सके और प्रोटीन का सिंथेसिस हो सके। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है। तो देखिए, अब क्वेश्चन आता है कि स्ट्रक्चर क्या होता है टीआरएनए का। ठीक है, कैसे करके टीआरएनए चार्ज हो रहा है, कैसे करके ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और कैसे करके राइबोसोम तक पहुंच रहा है। ठीक है, राइबोसोम के पहुंचने के बाद ये टीआरएनए ऐसा क्या कर रहा है कि हम लोग बोलेंगे राइबोसोम क्या बना दे रहा है, एमिनो एसिड्स के बीच में
पेप्टाइड बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर दे रहा है, प्रोटीन्स बना दे रहा है। उसको समझने से पहले हम लोगों को क्या जानना होगा, स्ट्रक्चर जानना होगा किसका, टीआरएनए का, ठीक है ना। तो देखो ऐसा तो हम लोग बोलते हैं कि जो टीआरएनए होता है ना, टीआरएनए का हम लोग बोलेंगे ये जो स्ट्रक्चर होता है इट कंसिस्ट ऑफ, हम लोग बोलेंगे 4 डिफरेंट आर्म्स या लूप। ईच आर्म और लूप परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। मतलब हम लोग बोलेंगे कि टीआरएनए का 3 स्ट्रक्चर होता है। एक को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, एक को बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर, एक को हम लोग बोलते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर, ठीक है। जो मतलब जो मोस्ट मतलब जो हम लोग स्टडी करते हैं वो क्या चीज़ हम लोग स्टडी करते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है टीआरएनए का, वो हम लोग बोलेंगे क्या होता है, क्लोवर शेप होता है। क्लोवर जो लीफ होता है वैसा दिखता है, इस टाइप का दिखता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। और टीआरएनए हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ये क्या करता है, अमीनो एसिड को कैरी करता है और कहाँ तक पहुँचाता है अमीनो एसिड को, राइबोसोम तक, ठीक है ना। और जो ये टर्सरी जो स्ट्रक्चर होता है वो एल शेप्ड होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए का, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, तो हम लोग बोलेंगे कि टीआरएनए में हम लोग बोलेंगे 4 आर्म्स होता है, ठीक है। एक को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, एक्सेप्टर आर्म। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीकोडोन आर्म। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, डीएचयू आर्म या लूप या डाईहाइड्रोयूरिडीन लूप, ठीक है। और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, टी फाइसी लूप, या हम लोग बोलेंगे फाइसी लूप या सूडो यूरिडीन लूप, ठीक है। ये हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो, अब यहाँ पर हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे कि हम लोग को ये पता है कि टीआरएनए में कितना आर्म होता है, 4 आर्म होता है। सबसे पहला एक्सेप्टर आर्म, दूसरा एंटीकोडोन आर्म, तीसरा डीएचयू आर्म और हम लोग बोलेंगे चौथा टी5सी आर्म, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर टीआरएनए का डायग्राम बनाया, ठीक है। यहाँ पर क्या किया मैंने, टीआरएनए का डायग्राम बनाया जिसमें देखिए 4 आर्म है, एक एक्सेप्टर आर्म, दूसरा एंटीकोडोन आर्म, तीसरा डीएचयू आर्म और चौथा हम लोग बोलेंगे टी5सी आर्म, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 टर्म आता है, ठीक है। यहाँ पर जब भी आप टीआरएनए पढ़िएगा तो यहाँ पर 2 टर्म आएगा। एक को हम लोग बोलेंगे स्टेम, एक को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेम, और दूसरा को हम लोग क्या बोलेंगे, दूसरा को हम लोग बोलेंगे लूप, ठीक है। ये 2 टर्म आएगा। तो देखो ये जो टीआरएनए है ना, ये टीआरएनए में देखो ये स्टेम का मतलब हो गया ना, हम लोग बोलेंगे टीआरएनए का ये वाला जो एरिया है ना, ये एरिया, इसको हम लोग बोलेंगे स्टेम। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेम। ये सब क्या है, स्टेम है। ये सब क्या है, स्टेम। ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, स्टेम, ठीक है। स्टेम याद रखिएगा, तभी हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं जब हम लोग बोलेंगे कि हम लोग बोलेंगे जो नाइट्रोजिनस बेसिस है ना उसके बीच में क्या हो, हम लोग बोलेंगे पेयरिंग हो, ठीक है। नाइट्रोजिनस बेसिस के बीच में क्या हो, पेयरिंग हो। जैसे कि मान लो यहाँ पर अगर ए रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे यू, तो ए यू के बीच में क्या होगा, पेयरिंग होगा। उसी तरह हम लोग बोलेंगे जैसे कि यहाँ पर जी रहेगा तो यहाँ पर क्या रहेगा, सी, तो सी और जी के बीच में क्या होगा, पेयरिंग होगा, ठीक है। तब हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे, स्टेम बोलेंगे। स्टेम वर्ड तभी यूज करेंगे जब हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजिनस बेसिस के बीच में क्या हो रहा है, पेयरिंग हो रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेस पेयरिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये भी स्टेम है क्योंकि इसमें भी क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजिनस बेसिस का क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे पेयरिंग हो रहा है। ये भी स्टेम है, डीएचयू स्टेम बोलते हैं इसको। इसमें भी क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजिनस बेस का क्या हो रहा है, पेयरिंग हो रहा है। इस ये भी क्या है, टी5सी स्टेम है। इसमें क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजिनस बेसिस का क्या हो रहा है, पेयरिंग है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेप्टर स्टेम है। क्यों इसको एक्सेप्टर स्टेम बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी नाइट्रोजिनस बेसिस का क्या हो रहा है, पेयरिंग हो रहा है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर जो ये वाला जो ये है, ये एंटीकोडोन जो लूप है, ये वाला जो एरिया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटीकोडोन स्टेम। क्यों एंटीकोडोन स्टेम बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो नाइट्रोजिनस बेसिस है उसके बीच में क्या हो रहा है, पेयरिंग हो रहा है, ठीक है। ये जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे स्टेम। तो स्टेम में हमेशा याद रखना है, स्टेम वर्ड जब भी आएगा तो स्टेम में हमेशा क्या होगा, बेस पेयरिंग होगा। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। क्या होगा, बेस पेयरिंग होगा, तभी हम लोग बोलेंगे स्टेम। लेकिन जो लूप है ना, लूप में याद रखिए कभी भी बेस पेयरिंग नहीं होगा, ठीक है। मतलब हम लोग बोलेंगे इसमें केवल क्या रहेगा, न्यूक्लियोटाइड रहेगा। देखो यहाँ पर ये एक न्यूक्लियोटाइड रहा, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके केवल न्यूक्लियोटाइड रहेगा। देखिए यहाँ पर कोई भी पेयरिंग नहीं हुआ, बेस पेयरिंग नहीं हुआ, तभी हम लोग वर्ड यूज करेंगे लूप। लूप में क्या होगा, कभी भी बेस पेयरिंग नहीं होगा, केवल क्या होगा, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड रहेगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर डीएचयू लूप है, लूप है इसका मतलब यहाँ पर केवल न्यूक्लियोटाइड रहेगा, देखो ऐसे करके बस न्यूक्लियोटाइड है, बेस पेयरिंग नहीं हुआ है। उसी तरह एंटीकोडोन यहाँ पर लूप है, यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे केवल क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे क्या हुआ है, केवल क्या प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, तब हम लोग वर्ड यूज करेंगे लूप, याद रखिएगा, ठीक है। टीआरएनए में 2 वर्ड आएगा, एक को हम लोग बोलेंगे लूप, एक को बोलेंगे स्टेम।
लूप तभी वर्ड यूज़ करेंगे जब हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ कि नाइट्रोजिनस, जब न्यूक्लियोटाइड, केवल न्यूक्लियोटाइड रहेगा, कोई बेस पेयरिंग नहीं रहेगा, तब हम लोग वर्ड यूज़ करेंगे लूप। और स्टेम तब वर्ड यूज़ करेंगे जब हम लोग बोलेंगे ये नाइट्रोजिनस बेसिस के बीच में क्या हुआ है, हम लोग बोलेंगे बेस पेयरिंग हुआ। तो यहाँ पर भी बेस पेयरिंग हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, DHU स्टेम। यहाँ पर भी बेस पेयरिंग हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, T5C स्टेम। ये क्या है, लूप है। ये वाला को क्या बोलेंगे हम लोग, एंटी कोडोन क्या चीज, स्टेम। ठीक है, ये एंटी कोडोन लूप। और ये वाला को क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सेप्टर स्टेम। ठीक है, ये वाला को आप क्या बोलेंगे, एक्सेप्टर आर्म। तो अब देखिए यहाँ पर वन बाई वन मैं बताता हूँ। सबसे पहला जो एक्सेप्टर जो आर्म है ना, ठीक है, इस एक्सेप्टर आर्म का हम लोग बोलेंगे, एक्सेप्टर आर्म वैसा आर्म होता है टीआरएनए का जो कि विदाउट लूप होता है। तो हम लोग बोलेंगे दी आर्म इज विदाउट लूप, इसको नोन एज एक्सेप्टर आर्म। ठीक है, तो एक्सेप्टर आर्म का फंक्शन क्या है, एक्सेप्टर आर्म का फंक्शन ये है, देखो एक्सेप्टर आर्म का फंक्शन ये है कि ये क्या करता है, एमिनो एसिड को क्या करता है, हम लोग बोलेंगे कैच करता है, या हम लोग बोलेंगे एक्सेप्टर आर्म से ही क्या होगा, एमिनो एसिड क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जुड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि मान लो ये क्या चीज़, हम लोग बोलेंगे टीआरएनए है, ऐसे करके मैं बना रहा हूँ। ठीक है, और ये वाला कौन सा आर्म है, ये वाला एक्सेप्टर आर्म है। एक्सेप्टर आर्म से हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड क्या होगा, जुड़ेगा। ठीक है, कैसे जुड़ेगा, तो हम लोग बोलेंगे एक बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, एसाइल बॉन्ड या एसाइल लिंकेज। ठीक है, तभी हम लोग इस टीआरएनए को क्या बोलेंगे, चार्ज टीआरएनए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चार्ज टीआरएनए बोलेंगे। ठीक है, तो बताने का मतलब एक चीज समझ में आता है कि चार्ज टीआरएनए के टाइम पे टीआरएनए का जो एक्सेप्टर आर्म होता है वो एमिनो एसिड के साथ क्या हो जाता है, लिंक कर जाता है। कैसे करके लिंक करता है, एसाइल लिंकेज के थ्रू लिंक कर जाता है। और जब भी हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड किसके साथ जुड़ जाए, किसके साथ जुड़ जाए, टीआरएनए के एक्सेप्टर आर्म के साथ एसाइल लिंकेज के थ्रू जुड़ जाए, तब ऐसा टीआरएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज टीआरएनए। ठीक है, क्या बोलते हैं, चार्ज टीआरएनए। इस चीज को याद रखना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर एक सीक्वेंस है, देखो यहाँ पर CCA ऐसे करके सीक्वेंस है ना, 5 प्राइम है, यहाँ पर 3 प्राइम है। ठीक है, तो ये जो है एडिनिन जो है, यहाँ पर ये जो एडिनिन है ना, ये वाला जो एडिनिन है, ठीक है ना, एडिनिन के हम लोग बोलेंगे जो 3 प्राइम OH है, या हम लोग बोलेंगे 2 प्राइम OH है, उसी के साथ हम लोग बोलेंगे क्या बनता है, एसाइल लिंकेज बनता है। इस चीज को भी याद रखना है, एसाइल लिंकेज बनता है। ठीक है, और एमिनो एसिड जुड़ता है। तो कोई अगर आप लोग से पूछेगा कि टीआरएनए का एक्सेप्टर आर्म से कैसे करके एमिनो एसिड जुड़ेगा, तो बताना है कि टीआरएनए का एक्सेप्टर आर्म में जो एडिनिन रहता है उसके हम लोग बोलेंगे 2 पोजीशन पे OH ग्रुप रहता है, 3 पोजीशन पे OH ग्रुप रहता है, उसके साथ ही बॉन्ड बनता है। ठीक है, एसाइल लिंकेज बनता है, और ताकि एमिनो एसिड क्या कर सके, जुड़ सके। मतलब एमिनो एसिड, और हम लोग बोलेंगे टीआरएनए का एक्सेप्टर आर्म का जो एडिनिन है उसके 2 प्राइम और 3 प्राइम OH के बीच में क्या बनेगा, एसाइल लिंकेज बनेगा, तभी ये एमिनो एसिड टीआरएनए से जुड़ेगा। ठीक है, तभी हम लोग इसको बोलेंगे चार्ज टीआरएनए। ये कैसे करके यहाँ पर जो एडिनिन है, इसका जो 3 प्राइम OH है या 2 प्राइम OH है, वो कैसे करके एमिनो एसिड के साथ एसाइल लिंकेज के थ्रू जुड़ रहा है या बॉन्ड बन रहा है, या हम लोग बोलेंगे चार्जिंग हो रहा है टीआरएनए का। इसको हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में, जब हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। अभी बस इतना जानिए। तो दिमाग में क्या रखना है कि चार्ज टीआरएनए तब बोलेंगे जब हम लोग बोलेंगे कि एमिनो एसिड किसके साथ जुड़ गया, एक्सेप्टर आर्म के साथ जुड़ गया। एक्सेप्टर आर्म में किसके साथ, हम लोग बोलेंगे एक्सेप्टर आर्म में एडिनिन के कौन सा 2 प्राइम OH, या हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम OH के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, एसाइल लिंकेज के थ्रू। ठीक है, तभी हम लोग बोलेंगे इसको चार्ज टीआरएनए। बस इतना दिमाग में रखना, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब देखो दूसरा दूसरा क्या चीज है, दूसरा हम लोग बोलेंगे, दूसरा जो आर्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीकोडोन लूप। क्या बोलते हैं उसको, एंटीकोडोन लूप। तो यहाँ पर एक्सेप्टर आर्म के अपोजिट टू द एक्सेप्टर आर्म देयर प्रेजेंट हम लोग बोलेंगे ए लूप नोन एज क्या चीज, एंटीकोडोन लूप। ठीक है, और ये जो एंटीकोडोन लूप है ना, यही हम लोग बोलेंगे, ये जो एंटीकोडोन लूप है यही एमआरएनए का मैसेज को पढ़ता है। मतलब एमआरएनए में जो कोडोन होता है ना, उससे ये क्या करता है, एंटीकोडोन बाइंड करता है, या हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री होता है। बताने का मतलब देखो क्या चीज हो गया, ये जो है ना, ये वाला ये जो है, ये क्या था, ये था एंटीकोडोन आर्म, ये है ना एंटीकोडोन लूप, इसको मैं ACL लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो एंटीकोडोन जो ये है, जो लूप है, यहाँ पर जो एंटीकोडोन प्रेजेंट है, वही क्या करेगा, एमआरएनए के पास पहुंचेगा, और एमआरएनए का जो कोडोन्स है ना, उसके मैसेज को पढ़ेगा। ये क्या चीज है, एमआरएनए है, एमआरएनए में कोडोन्स होता है, इस कोडोन के मैसेज को कौन पढ़ता है, हम लोग बोलेंगे एंटीकोडोन, एंटीकोडोन लूप पढ़ता है। ठीक है ना, ठीक है, मतलब यहाँ पर कोडोन और एंटीकोडोन का क्या होता है, मैचिंग होता है। मैचिंग सही रहेगा तभी हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड्स के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड्स बनेगा, पेप्टाइड लिंकेज बनेगा, और क्या बनेगा, प्रोटीन्स बनेगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। तो दूसरा जो ये हो गया, जो आर्म हो गया, लूप हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं एंटीकोडोन लूप। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, अपोजिट टू द एक्सेप्टर आर्म दे आर प्रेजेंट हम लोग बोलेंगे एंटीकोडोन लूप
और इसके पास क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एंटी कोडोन्स होता है, जो कि क्या होता है, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री होता है एमआरएनए के, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है एमआरएनए के, याद रखना है। उसके बाद तीसरा क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, डीएचयू लूप, या हम लोग बोलेंगे डाईहाइड्रो यूरिडीन लूप, या डी लूप भी बोलते हैं, ये वाला लूप, ठीक है ना। सबसे पहले देखो, ये जो डाईहाइड्रो जो लूप है ना, ये लूप को हम लोग बोलते हैं एमिनो एसिड रिकॉग्निशन लूप, एमिनो एसिड रिकॉग्निशन रिकॉग्निशन लूप भी बोलते हैं। मतलब हम लोग बोलेंगे टीआरएनए का ये लूप क्या करेगा, एमिनो एसिड को रिकॉग्नाइज करेगा, इसके बाद ही हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे एक्सेप्टर आर्म से जुड़ेगा, ठीक है। इसीलिए डीएचयू लूप को हम लोग क्या बोलते हैं, एमिनो एसिड रिकॉग्निशन लूप, यही मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डीएचयू मतलब डाई हाइड्रो यूरिडीन लूप, इसको क्यों बोलते हैं, डाई हाइड्रो यूरिडीन लूप क्यों बोलते हैं इसको, देखो डाई हाइड्रो यूरिडीन लूप इसीलिए बोलते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर जो होता है ना, ये क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे टीआरएनए है, ठीक है। ये क्या चीज़ है, टीआरएनए, मतलब ये आरएनए है। और आरएनए में क्या होगा, जो न्यूक्लियोटाइड होगा, आरएनए में क्या मिलता है, यूरासिल मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे क्या मिलेगा, यहाँ पर जो डीएचयू जो लूप है, यहाँ पर क्या मिलेगा, यूरासिल मिलेगा, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे डाई हाइड्रो यूरासिल भी बोल सकते हैं, या डाई हाइड्रो यूरिडीन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो यूरासिल होता है ना, यूरासिल जो ये होता है, क्या बोलते हैं, जो ये पायरिमिडीन जो होता है, या हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजनस बेस जो होता है यूरासिल, वो यूरासिल यहाँ पर क्या हो जाता है, मॉडिफाई कर जाता है, मॉडिफाई कर जाता है, और किस में चेंज होता है, हम लोग बोलेंगे यूरिडीन में चेंज, डाई हाइड्रो यूरिडीन में चेंज हो जाता है। मतलब हम लोग बोलेंगे यहाँ जो यूरासिल होता है उसमें हम लोग बोलेंगे 2 हाइड्रोजन जुड़ जाता है, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाई हाइड्रो यूरासिल नहीं बोल के यूरिडीन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको देखो, इसको समझने के लिए हम लोग एक ये करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो यूरासिल होता है वो क्या होता है, पायरिमिडीन होता है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। यूरासिल क्या होता है, पायरिमिडीन होता है, ठीक है। तो यूरासिल का अगर हम लोग देखेंगे, पायरिमिडीन क्या होता है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, ऐसे करके ऐसे करके, ये क्या होता है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर नंबरिंग करते हैं, यहाँ पर मान लो नाइट्रोजन है, यहाँ पर क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे कार्बन है, ठीक है। यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन है, फिर कार्बन है, फिर कार्बन है, फिर कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना 1 और 3 पोजीशन पे क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, बाकी जो पोजीशन बच गया उसमें क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कार्बन होगा। तो 1 में नाइट्रोजन होगा, 3 में नाइट्रोजन होगा, 2, 4, 5 और 6 में क्या होगा, कार्बन होगा। कार्बन नंबर 2 जो होता है ना, कार्बन नंबर 2 जो होता है वो कार्बन नंबर 2 के साथ क्या रहता है, O जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। और नाइट्रोजन 3 के साथ क्या जुड़ा हुआ रहता है, H जुड़ा हुआ रहता है। और कार्बन नंबर 4 के साथ भी क्या जुड़ा हुआ रहता है, O जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे कार्बन नंबर 5 के से क्या जुड़ा हुआ रहता है, हाइड्रोजन। कार्बन नंबर 6 के साथ क्या जुड़ा हुआ रहता है, हाइड्रोजन, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है ना। तो ये हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज़ है, ये हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे यूरासिल है, क्या चीज़ है, ये यूरासिल है, ठीक है। लेकिन जब भी कभी यूरासिल में, याद रखना, जब भी कभी यूरासिल में नाइट्रोजन जो 1 है, नाइट्रोजन 1 है, उसके साथ क्या जुड़ जाए, उसके साथ जुड़ जाए, हम लोग बोलेंगे राइबोस शुगर, तब हम लोग इसको क्या बोलते हैं, यूरासिल और राइबोस शुगर को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, यूरिडीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूरिडीन बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। यही यूरिडीन हम लोग बोलेंगे यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। लेकिन डाईहाइड्रो का मतलब क्या हो गया, डाईहाइड्रो का मतलब हो गया कि यहाँ पर देखो, ये जो कार्बन नंबर 5 है ना और कार्बन नंबर 6 है ना, यहाँ पर क्या जुड़ेगा, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या जुड़ेगा, यहाँ पर जुड़ेगा, यहाँ पर क्या जुड़ेगा, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ेगा कार्बन नंबर 6 के साथ, और कार्बन नंबर 5 के साथ भी क्या होगा, एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, और ये बॉन्ड हट जाएगा, ये बॉन्ड हट जाएगा, ठीक है। तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तब इसको हम लोग बोलेंगे डाईहाइड्रो, 2 हाइड्रोजन इसलिए डाईहाइड्रो यूरिडीन बोलेंगे, ठीक है। तो यही नाइट्रोजनस जो बेस होता है वो मिलता है, हम लोग बोलेंगे किसमें, यूरिडीन लूप में, इसीलिए टर्म आता है यहाँ पर डाईहाइड्रो, ये डाईहाइड्रो यूरिडीन लूप, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना है। और ये जो स्ट्रक्चर होता है, जो प्यूरिन पायरिमिडीन जो नाइट्रोजनस बेस का स्ट्रक्चर होता है, वो मैं बताऊंगा सेपरेट लेक्चर पे, कैसे करके हम लोग नंबरिंग करते हैं और कैसे करके इसका केमिस्ट्री है, यूरिडीन, यूरासिल, ये सब जितना भी इसका सारा का सारा मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी बस इतना दिमाग में रखना है, ठीक है ना। तो डाईहाइड्रो जो यूरिडीन लूप है, इसको हम लोग इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमिनो एसिड रिकॉग्निशन आर्म, यही टीआरएनए का आर्म ऐसा होता है जो एमिनो एसिड को साइटोप्लाज्म में रिकॉग्नाइज करता है, तभी एमिनो एसिड को फिर एक्सेप्टर आर्म क्या करता है, हम लोग बोलेंगे लिंक करता है, ठीक है। इस चीज को याद रखना। अब देखो यहाँ पर, अब हम लोग बोलेंगे डीएचयू लूप के जस्ट ऑपोजिट जाएंगे, तो ऑपोजिट टू दी डीएचयू लूप देयर प्रेजेंट टी5सी लूप या टी5सी आर, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इसको हम लोग बोलते हैं सूडो यूरिडीन लूप भी बोलते हैं, सूडो यूरिडीन लूप भी बोलते हैं, ठीक है, या टी5सी लूप भी बोलते हैं। टी5सी लूप क्यों बोलते हैं, देखो यहाँ पर
टी फाइव सी लूप क्यों बोलते हैं? तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जो जो हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजनस बेस रहेगा, यहाँ पर जो रहेगा वो ये क्या रहेगा, थाइमीन रहेगा। फिर क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे सूडो यूरिडीन रहेगा। फिर क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे क्या रहेगा, फिर हम लोग बोलेंगे साइटोसिन रहेगा। तो ऐसे करके से रहेगा थाइमीन, सूडो यूरिडीन और साइटोसिन, ऐसे करके रहता है यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टी फाइव सी लूप बोलते हैं। देखिए ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, आरएनए है। ठीक है, आरएनए है, लेकिन आरएनए में थाइमीन नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, थाइमीन प्रेजेंट होती है, अनयूजुअल बेसिस होता है। ठीक है, ये मॉडिफिकेशन होता है इसका, टीआरएनए का। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसीलिए थाइमीन आ गया। और इसके बाद क्या है, हम लोग बोलेंगे ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं साई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, साई बोलते हैं। इसको सूडो यूरिडीन भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सूडो यूरिडीन। क्या बोलते हैं, सूडो यूरिडीन भी बोलते हैं। ठीक है, सूडो यूरिडीन भी बोलते हैं। तो अब देखो इसको सूडो यूरिडीन और ये वाला सी मतलब क्या है, सी मतलब साइटोसिन। ठीक है, तो ये सीक्वेंस रहता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं टी फाइव सी लूप या सूडो यूरिडीन लूप बोलते हैं। तो सूडो यूरिडीन का मतलब क्या हो गया, सूडो यूरिडीन का मतलब ये हो गया कि हम लोग क्या जानते हैं, कि हम लोग जानते हैं कि यूरिडीन किससे बना होगा, यूरासिल से बना होगा। और यूरासिल हम लोग जानते हैं पायरिमिडीन है। पायरिमिडीन में हम लोग बोलते हैं ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है इसमें, नंबर 1 एंड नंबर 3 पे क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन रहेगा। 1 और 3 पे नाइट्रोजन रहेगा, बाकी जो रहेगा वहाँ पर क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे कार्बन रहेगा। तो ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ठीक है, तो ये क्या चीज़ होगा, ये वाला ये डबल बॉन्ड ओ रहेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ रहेगा, यहाँ पर एच रहेगा, यहाँ पर एच रहेगा, यहाँ पर एच रहेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड रहेगा। इसको हम लोग बोलेंगे यूरासिल। ठीक है, ये सब पढ़ाऊंगा मैं, ये इसको बोलूंगा यूरासिल। ठीक है, तो ये जो यूरासिल है, ये यूरासिल जब हम लोग बोलेंगे किसके साथ जुड़ जाए, ये यूरासिल जब हम लोग बोलेंगे किसके साथ जुड़ जाए, इसका जो नाइट्रोजन 1 है, नंबर पोजीशन 1 पे जो नाइट्रोजन है वो जब किसके साथ जुड़ जाए, राइबोस के साथ जुड़ जाए, तब इसको हम लोग यूरासिल और ये राइबोस को मिला के क्या बोलेंगे, यूरिडीन बोलेंगे। यूरिडीन क्या बोलेंगे, यूरिडीन बोलेंगे। ठीक है ना, तो जब ये यूरिडीन हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर देखो ये जो यूरिडीन है ना, ये यूरिडीन का जो पोजीशन है देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर देखो यहाँ पर, ये हम लोग बोलेंगे नॉर्मल। ये क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे नॉर्मल नाइट्रोजिनस बेस है, ये वाला नॉर्मल है यूरिडीन, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर हम लोग बोलेंगे सूडो यूरिडीन में क्या होता है, ये जो राइबोज है, जो जो हम लोग बोलेंगे जो पहला पोजीशन जो होता है नाइट्रोजन उसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये जो राइबोज है, अगर ये हम लोग बोलेंगे जो फिफ्थ जो कार्बन है, फिफ्थ जो कार्बन है उसके साथ अगर ये लिंक कर जाए, उसके साथ अगर ये क्या कर जाए, ये राइबोज लिंक कर जाए, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये राइबोज इसके साथ लिंक कर जाएगा, तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तब इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, सूडो यूरिडीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सूडो यूरिडीन। ठीक है, ये अनयूजुअल बेस, ये अनयूजुअल जो बेसिस होता है यहाँ पर प्रेजेंट होता है किसमें, टी फाइव सी लूप में, या हम लोग बोलेंगे टी फाइव सी आर में। पहला तो यहाँ पर थाइमीन होना नहीं चाहिए क्योंकि ये आरएनए है, लेकिन यहाँ पर थाइमीन होता है। दूसरा हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ होता है, सूडो यूरिडीन होता है। तीसरा क्या होता है, हम लोग बोलेंगे साइटोसिन होता है। ठीक है, तो ये टी फाइव सी, इसीलिए इस लूप को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, थाइमीन, सूडो यूरिडीन, साइटोसिन लूप भी बोलते हैं इसको। और ये जो लूप होता है इसका मेन काम क्या चीज़ है, ये लूप का मेन काम क्या चीज़ है, ये हम लोग बोलेंगे राइबोसोम को रिकॉग्नाइज करता है। राइबोसोम को रिकॉग्नाइज करता है ये लूप। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग राइबोसोमल रिकॉग्निशन लूप भी बोलते हैं, जो मैंने यहाँ पर लिखा है, क्या बोलते हैं, राइबोसोमल रिकॉग्निशन लूप। ठीक है, तो देखो अब क्या चीज़ है, ओवरऑल कंक्लूजन क्या चीज़ है टीआरएनए का। देखो ओवरऑल कंक्लूजन ये है टीआरएनए का, कि हम लोग बोलेंगे यहाँ पर देखो ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, हम लोग ये क्या चीज़ है, सेल है। ठीक है, ये सेल है, ये सेल है। ठीक है ना, ये सेल का साइटोप्लाज्म है। ये क्या चीज़ है, सेल का साइटोप्लाज्म है। देखिए हो क्या रहा है। ठीक है, और हम लोग क्या जान रहे हैं यहाँ पर, ये वाला क्या चीज़ है, ये सब एमिनो एसिड्स है, ये सब मान लो एमिनो एसिड्स है। ठीक है, और ये हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे ये क्या है, राइबोसोम है। ये क्या चीज़ है, राइबोसोम है। देखो ये राइबोसोम है। ठीक है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ये बहुत सारा टीआरएनए होगा, तो टीआरएनए को मैं ऐसे बना रहा हूँ, ऐसे ऐसे बना रहा हूँ, ऐसे करके ये टीआरएनए हो गया, ये टीआरएनए हो गया, यहाँ पर टीआरएनए हो गया, ऐसे करके। ठीक है, तो टीआरएनए में देखो यहाँ पर 4 ये है, आर्म्स है। ठीक है ना, ये वाला यहाँ पर मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ। ये जो आर्म है ना, ये वाला आर्म को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इस आर्म को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या चीज, इसको हम लोग बोल रहे हैं एक्सेप्टर आर्म। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सेप्टर आर्म। ठीक है, ये वाला क्या चीज है, एंटीकोडोन, एंटीकोडोन, एंटीकोडोन आर्म बोल रहे हैं। ये वाला क्या चीज़ है, ये वाला हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे DHU आर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये वाला को हम लोग बोलेंगे T5CR। ठीक है, ये वाला को ये हम लोग जानते हैं ना। तो अब देखो यहाँ पर होता ये है ना, कि सबसे पहले जो ये होता है प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे, जो DHU आर्म होता है ना, वो क्या करेगा, एमिनो एसिड को रिकॉग्नाइज करेगा।
वो क्या करेगा, एमिनो एसिड को रिकॉग्नाइज करेगा। DHER का काम ही यही है कि एमिनो एसिड को क्या करना, रिकॉग्नाइज करना। ठीक है, तो ये रिकॉग्नाइज करेगा, जैसे ही रिकॉग्नाइज किया, ठीक है, तब हम लोग बोलेंगे कि ये एमिनो एसिड किसके साथ जुड़ेगा, ये एमिनो एसिड को किसके साथ जुड़ जाएगा, ये एक्सेप्टर आर्म से जुड़ जाएगा। ये एमिनो एसिड देखो जुड़ गया, ठीक है, जुड़ गया। तब अब ये जो टीआरएनए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चार्ज टीआरएनए। क्या बोलेंगे, चार्ज टीआरएनए, क्योंकि एमिनो एसिड के साथ जुड़ गया। ठीक है, अब इसके बाद ये जो टीआरएनए है, ये टीआरएनए क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा और कहाँ तक पहुंचेगा, हम लोग बोलेंगे राइबोसोम तक पहुंचेगा। कहाँ तक पहुंचेगा, राइबोसोम तक पहुंचेगा। कौन, टीआरएनए। ठीक है, तो राइबोसोम तक पहुंचेगा तो राइबोसोम को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि भैया ये राइबोसोम है। तो कैसे रिकॉग्नाइज करेगा, तो ये जो T5C जो आर्म है टीआरएनए का, वही यहाँ पर रिकॉग्नाइज करेगा कि ये राइबोसोम है। ठीक है, अब राइबोसोम तक ये पहुंचेगा तो राइबोसोम के फिर अंदर चला जाएगा। कौन, हम लोग बोलेंगे ये टीआरएनए। टीआरएनए क्या होगा, राइबोसोम के अंदर चला जाएगा। अंदर जाने के बाद हम लोग बोलेंगे ये जो एंटी कोडोन जो है ना, ये जो एंटी कोडोन जो है टीआरएनए का, वो हम लोग बोलेंगे किसके साथ मैच करेगा, वो मैच करेगा किसके साथ, हम लोग बोलेंगे mRNA के साथ मैच करेगा। वैसा mRNA जो राइबोसोम के साथ जुड़ा हुआ है हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, mRNA का मैसेज को पढ़ेगा। कौन, एंटी कोडोन आर्म मैसेज को पढ़ेगा, तभी जाके राइबोसोम क्या कर पाएगा, एमिनो एसिड और एमिनो एसिड के बीच में क्या बना पाएगा, पेप्टाइड लिंकेज बना पाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, कॉन्सेप्ट ऑफ क्या चीज, टीआरएनए। इस चीज को याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग बोलेंगे क्यों ये इसको लूप बोलते हैं, क्यों इसको स्टेम बोलते हैं। आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, और एक चीज देखिए यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ये कभी आप लोग पढ़िएगा, ये जो एक्सेप्टर आर्म होता है ना, एक्सेप्टर आर्म के जस्ट हम लोग बोलेंगे, जस्ट ये जो सीक्वेंस होता है CCA, इसके जस्ट नीचे में यहाँ पर हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट होता है, डिस्क्रिमिनेटर न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, डिस्क्रिमिनेटर न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जो डिस्क्रिमिनेटर न्यूक्लियोटाइड है वो हम लोग बोलेंगे प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म में हेल्प करता है। ठीक है, मतलब ये बताता है कि सही एमिनो एसिड से टीआरएनए जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा है। ये डिस्क्रिमिनेटर न्यूक्लियोटाइड का काम है, ये हम लोग आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट हम लोग बोलेंगे टीआरएनए कॉन्सेप्ट। यहाँ पर बस हम लोग इतना ही कॉन्सेप्ट जाने हैं जितना कॉन्सेप्ट हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यूज करेंगे। ठीक है, टीआरएनए का। तो इसके बाद देखो, अगर टीआरएनए खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर हम लोग अगला जो फोर्थ जो कंपोनेंट था वो क्या था, हम लोग बोलेंगे एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज था। याद कीजिए, यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या हो रहा था, ट्रांसलेशन था, 4 मशीनरी था। एक क्या था, mRNA, दूसरा क्या था, राइबोसोम, टीआरएनए, तीसरा क्या, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। ठीक है, तो हम लोगों ने mRNA के बारे में देख लिया, राइबोसोम के बारे में देख लिया, टीआरएनए के बारे में जस्ट अभी देखा। अब अगला क्या देखना है, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, इसके बारे में देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज जो है ना, ये एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज का काम है, याद रखना, चार्जिंग कराना, टीआरएनए को चार्जिंग कराना, मतलब टीआरएनए को किसके साथ जोड़ देना, एमिनो एसिड के साथ जोड़ देना। ये काम है किसका, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज का काम है। तो इसका मतलब यहाँ पर कैसे करके चार्जिंग होगा, ये सब अभी हम लोग अगला लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।